नाज़रीन, वेनेजुएला की जंग का डायरेक्ट लिंक है ईरान की जंग के साथ और इस वक्त सुप्रीम लीडर की जानब से बड़े ऑर्डर्स दिए गए हैं और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है कि हमारी फोर्सेज जो है वो स्टैंड बाय के ऊपर हैं। इस जंग का बरह रास्त ताल्लुक ईरान जंग के साथ किस तरह से है, बाकी दुनिया के साथ किस तरह से है, ये सिर्फ दो मुल्कों का मसला नहीं है, ये सिर्फ एक रीजन यानी लैटिन अमेरिका का भी मसला नहीं है। इसके ताने बाने और इसकी ब्रॉडर स्ट्रेटजी क्या है वो आपके सामने रखेंगे। नाज़रीन, अगर अमेरिका वेनेजुएला के अंदर जो उसकी स्ट्रेटजी है उसके अंदर कामयाब हो जाता है तो फिर ये बात जहन में रखिए कि अमेरिका और इजराइल ज्यादा ताकत के साथ जब वो ईरान पर हमलावर होंगे, उनके पास जो लेवरेज है वो ज्यादा होगी। ईरान के ऊपर वो हमले के लिए आ रहे हैं, लेकिन वेनेजुएला में कामयाबी के बाद उनकी ताकत और ज्यादा बढ़ जाएगी और उनकी लेवरेज और ज्यादा बढ़ जाएगी और जो ईरान के टूल्स हैं वो टूल्स उसके जब वो कम पड़ जाएंगे, ईरान के ऑप्शंस कम पड़ जाएंगे। अच्छा, अगर अमेरिका वहां पर ड्रैग हो जाता है और वेनेजुएला जब वो आगे से रेजिस्टेंस करता है और अमेरिका की मिलिट्री वहां पर इंगेज हो जाती है, देखा उनके इस वक्त जो सारे एसेट्स हैं, उनके एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, उनका बाकी मिलिट्री हार्डवेयर है, उनकी सारी जो अटेंशन है, सारे रिसोर्सेज है वो वहां पर डिप्लॉय हैं। अगर वो वहीं पर ड्रैग हो गए तो जाहिर है कि वो एक बड़ी ताकत के साथ फिर ईरान पर हमलावर नहीं हो सकते और जो इजरायली प्लान्स हैं जो कि सारे डिपेंड ही अमेरिका की ताकत पर करते हैं वो कॉम्प्लिकेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये यानी वेनेजुएला का जो आउटकम है अगले 72 घंटे इस हवाले से बड़े फैसला कुन होंगे और पूरी दुनिया, खासकर रशिया, खासकर ईरान, खासकर नॉर्थ कोरिया और खासकर चाइना और बाकी दुनिया ये नजरें लगाकर बैठी है कि उसकी आउटकम क्या आएगी। अगले 72 घंटे इस हवाले से क्रिटिकल होंगे। अब आप देखिए, वेनेजुएला में रिजीम कायम है, प्रेसिडेंट मडोरो को वो ले गए हैं, लेकिन वेनेजुएला के अंदर रिजीम कायम है। तो सवाल यह है कि रिजीम चेंज कैसे होगी और वेनेजुएला आगे किस डायरेक्शन में जाएगा, ये ज़ाहिर अगले 48 और 72 घंटे तय करेंगे। जो वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट हैं उन्होंने कहा है कि हम पूरी तरह से तैयार हैं और हम रेजिस्टेंस करेंगे, हम जवाब देंगे, हम लड़ेंगे। अभी तक वेनेजुएला की जानिब से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं दिया गया है, यानी वो फोर्सेज तो ऑन ग्राउंड डिप्लॉय कर रहे हैं, लेकिन जो उनके पर एयर स्ट्राइक हुई है और उनके सदर को वो उठाकर लेकर गए, इस पर अभी कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। जाहिर है वेनेजुएला अभी अपने आप को अंदर से भी संभाल रहा है, कमांड किसके पास होगी, कैसे मामलात को लेकर चलना है, अंदर से भी अपने आप को संभाल रहे होंगे। देखिए, ईरान ने भी तो हमला 24 घंटों के बाद शुरू किया था, तो वेनेजुएला के अंदर तो क्राइसिस उससे भी बड़ा है क्योंकि जो उनकी मेन लीडरशिप है वो जाहिर उसको उठाकर ले गए। तो पीछे से किसकी बात सुनी जाएगी, कमांड में कौन होगा, और साथ वो रशिया और चाइना से भी इस वक्त राब्ता कर रहे होंगे कि रशिया और चाइना किस हद तक वेनेजुएला के साथ जब वो खड़े हैं, ठीक है ना, इसमें वो राब्ता कर रहे होंगे। ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक शुरू हो गया है, बकायदा हमले शुरू हो गए। इससे पहले तो वो कैप्चर कर रहे थे, अब ऑयल टैंकर को जो है वो डिस्ट्रॉय किया जा रहा है और बहुत सारे ऑयल टैंकर जो वेनेजुएला की तरफ जा रहे थे उन्होंने अपनी डायरेक्शन जब वो चेंज कर दिया है, कोई अफ्रीका की तरफ जा रहा है, कोई दूसरे मुल्कों की तरफ जा रहा है। तो अब वेनेजुएला की डायरेक्शन क्या होगी, कौन कमान संभालेगा। देखिए, जब ऐसे हालात होते हैं तो मामलात खाना जंगी की तरफ जा सकते हैं, फाइनेंशियल कोलैप्स हो सकता है, ठीक है ना, मतलब कुछ भी हो सकता है। तो ये अगले 48 घंटे तय करेंगे जिसके असरात पूरी दुनिया पर होंगे और पूरी दुनिया जब वो इस वक्त तैयार बैठी हुई है। फाइनेंशियल कोलैप्स जब वो ये इसके नताज बहुत बुरे होंगे क्योंकि देखे ना, उनकी जो ऑयल सप्लाई है उसमें डिसरप्शन हुई है, उनकी जो एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसमें डिसरप्शन हुई है, ऑलरेडी सैंक्शंस हैं, हालात खराब हैं। तो एक पूरा मुल्क भी वायलेंस के अंदर जा सकता है, पूरा मुल्क यानी वायलेंस के अंदर चला गया है, आर्म्ड ग्रुप्स को दाखिल कर दिया गया है, किसी भी डायरेक्शन के अंदर वेनेजुएला के मामलात जा सकते हैं। इस पर हम बात करेंगे। रशिया ने हंगामी तौर पर सिक्योरिटी काउंसिल का सेशन जब वो बुला लिया है, मैंने आपको बताया कि ये वेनेजुएला में अमेरिकी फतह का मतलब है कि बहुत सारे मुल्कों के गिर्द घेरा तंग हो गया और सबसे बढ़कर अगला निशाना ईरान है। 110% वेनेजुएला में कामयाबी के बाद बहुत पावर के साथ अमेरिका और इजराइल ईरान पर हमला करने के लिए आ रहे हैं। तो ये तमाम सूरत आपके साथ शेयर करेंगे। अमेरिका के अंदर ट्रंप के ऊपर बड़ा ब्रॉड क्रिटिसिज्म जब वो शुरू हो गया है, इसका मतलब यह है कि ट्रंप इसको लंबे अरसे के लिए घसीट नहीं सकता है। अगर ये मामला यहां पर ड्रैग हो गया यानी वेनेजुएला ने रेजिस्टेंस शुरू कर दी तो ट्रंप को ये सारी जंग उल्टी पड़ जाएगी, बहुत उल्टी पड़ने वाली ये जंग। अंदर से जितना क्रिटिसिज्म पहले ही घंटों में शुरू हो गया है ये अनप्रेसिडेंटेड है। सबसे पहले मैं ये चीज आपके सामने रखता हूं कि इसका बरह रास्त ताल्लुक जो है वो ईरान के साथ किस तरह से है और बाकी ब्रॉडर स्ट्रेटजी में यूएस डॉलर, ग्लोबल ऑर्डर, चाइना, इसके साथ इसका बरह रास्त ताल्लुक क्या है,
ये बात पहले सबसे समझना जरूरी है। उन्होंने कहा कि अगले जो 48 घंटे हैं, 72 घंटे हैं, ये क्रिटिकल होंगे दुनिया के लिए। उन्होंने कहा कि अगर अमेरिका दुनिया के सबसे बड़े ऑयल रिजर्व्स को, यानी जो वेनेजुएला के रिजर्व्स हैं, दुनिया के सबसे ज्यादा ऑयल रिजर्व्स हैं, ये अगर अमेरिका ले जाता है तो दुनिया में एक मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल पावर आने वाला है। क्योंकि बहुत बड़ी ताकत अमेरिका ने मजीद हासिल कर ली ना, एनर्जी के ऊपर इतना बड़ा कंट्रोल हासिल कर लिया, तो मेजर शिफ्ट इन ग्लोबल पावर आने वाला है। इससे अमेरिका जो है वो अपनी डोमिनेंस को, जो चैलेंज हो रही है, उसको रीअसर्ट करेगा। एनर्जी के ऊपर वो अपनी डोमिनेंस को रीअसर्ट करेगा, यानी दुनिया में सारी जो एनर्जी सप्लाई है, ऑयल फ्लो है, वो अमेरिका के हाथ में आ जाएगा। ट्रेड रूट्स वो कंट्रोल कर रहा होगा और रीजनल अलाइनमेंट्स वो अपने हिसाब से करेगा। देखना, रेड सी तैयारी हो रही है, यहां वेनेजुएला हो गया, बाकी बहुत सारे मैरीटाइम रूट्स अमेरिका कंट्रोल करता है। तो अगला फिर कौन सा होगा? पर्शियन गल्फ, स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। ये तमाम मैरीटाइम रूट्स जहां से एनर्जी सप्लाई हो रही है, जहां से एनर्जी का फ्लो है, वो अमेरिका के कंट्रोल में। अब ये देखिए, इन दैट केस ईरान वुड बी मूव टू द फोर फ्रंट ऑफ द वाशिंगटन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटीज। क्योंकि एनर्जी पर कंट्रोल करना है, क्योंकि मैरीटाइम जो रूट्स हैं, ट्रेड रूट्स हैं, उन पर कंट्रोल करना है, तो वेनेजुएला के बाद अमेरिका के सबसे लिस्ट के अंदर सबसे पहला नाम किसका है? ईरान का। इसके बाद सबसे पहला नाम, बहुत सारे मुल्क हैं नीचे भी, लेकिन इस फहरिस्त में अगला सबसे पहला नाम ईरान का है। स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी होगी ईरान को डिस्ट्रॉय करना और वहां पर रिजीम चेंज करना और वो सारा कंट्रोल करना। अब ये बात देखिए, अगर वेनेजुएला का ऑयल उनके हत्थे लग जाता है, इस तक वो रसाई हासिल कर लेते हैं थ्रू रिजीम चेंज, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है। इससे आप वो सॉलिड चीज समझेंगे कि ईरान जंग के साथ इसका ताल्लुक क्या है। ईरान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि वो दुनिया की ऑयल सप्लाई को हिला सकता है। ठीक है, ये ईरान के पास इस वक्त सबसे बड़ा एडवांटेज है। स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज को बंद करके उससे क्या होगा? दुनिया में ऑयल सप्लाई रुक जाएगी, जिससे कीमतें बहुत ऊपर चली जाएंगी, ग्लोबल डिसरप्शन देखने को मिलेगी, जिससे अमेरिका में भी इन्फ्लेशन बढ़ेगी, अमेरिका के अंदर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बढ़ेगी, ट्रंप बड़ी मुश्किल में आ जाएगा। तो वो जो ऑयल वहां 20% दुनिया का जो ऑयल है वो स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज से गुजर रहा है, थ्रू गल्फ गुजर रहा है। बिलफर्ज अगर ईरान ने वो बंद कर भी दिया तो क्या होगा? अमेरिका के पास दुनिया के सबसे बड़े रिजर्व यानी वेनेजुएला के रिजर्व आ गए। तो वो जो वहां स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज बंद होने से जो गैप क्रिएट होगा ऑयल सप्लाई का इंटरनेशनल मार्केट में और प्राइसेस ऊपर जाएंगी, उसको वो मैनेज करेंगे थ्रू वेनेजुएला ऑयल। वो इतना ऑयल यहां से प्रोड्यूस करके भेजेंगे इंटरनेशनल मार्केट में कि प्राइसेस बहुत ऊपर ना जाएं, मैनेजेबल रहें, और जो एक डिस्ट्रक्शन आनी है, यानी दुनिया जो शेक हो सकती है और अमेरिका में जो मसाल खड़े हो सकते हैं, वो उसको मैनेज करें थ्रू वेनेजुएला ऑयल। तो इसलिए ये बहराज, यानी ईरान के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या था? स्ट्रेट ऑफ हुर्मुज। उसको वो कंट्रोल करने के लिए ये ऑयल रिजर्व जब वो लेकर आएंगे, जब अमेरिका के पास एक रिलायबल अल्टरनेटिव सोर्स मौजूद है ऑयल सप्लाई का, वॉशिंगटन जो है वो पहले से ज्यादा बेटर पोजीशन में होगा, ताकि जो डिस्ट्रक्शन होगी इस जंग से, इकोनॉमिकली और पॉलिटिकली और हर लिहाज से, और एनर्जी को शट डाउन करने से जो डिस्ट्रक्शन होने वाली है, अमेरिका बेटर पोजीशन में होगा कि उसको एब्जॉर्ब कर सके। जाहिर है नुकसान, मामलात, खराबी ये तो होगा, लेकिन वो मैनेजेबल हो जाएंगे। मैनेजेबल हो जाएंगे कि ऑयल तो जा रहा है, ऑयल रुका नहीं है, ऑयल जा रहा है, वेनेजुएला के ऑयल के जरिए उसको मैनेज करेंगे। सो ये इकोनॉमिक कॉस्ट जो अमेरिका पर आएगी उसको भी कम करेगा, और ईरान पर मिलिट्री प्रेशर बढ़ेगा कि उनका सबसे बड़ा टूल जो है वो तो उतना इंपैक्ट क्रिएट ना कर सका, एंड अगेंस्ट ईरान, एंड मोर पॉलिटिकली और इकोनॉमिकली मैनेजेबल। तो जो नुकसानात होंगे, खसारा होगा, पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, वो सारा मैनेजेबल होगा अमेरिका के लिए। इसके साथ एक और जो चीज होगी कि अमेरिका की एबिलिटी आ जाएगी वेनेजुएला का ऑयल लेकर कि वो ग्लोबल ऑयल फ्लो को कंट्रोल कर सके। अमेरिका बताएगा ना कि चाइना ऑयल नहीं जाएगा वेनेजुएला का, कहां जाएगा, किस करेंसी के अंदर सेल होगा, ये अमेरिका बताएगा। डॉलर में सेल होगा। वेनेजुएला का ये जो ऑयल है ये डॉलर में सेल नहीं हो रहा है और चाइना को जा रहा है। तो देखें, इससे पहले अमेरिका
पीछे चले जाएं, इराक जंग और ये सारा जो टाइम चल रहा है, तो अमेरिका का मुकम्मल कंट्रोल है ग्लोबल एनर्जी सप्लाई के ऊपर। किसको कितना ऑयल जाएगा, किसको नहीं जाएगा, किस करेंसी में सेल होगा, यानी पेट्रो डॉलर के अंदर, वो सब अमेरिका के कंट्रोल में है। अब वो पकड़ कमजोर होती चली जा रही है। तो इन लार्जेस्ट रिजर्व को लेने से दोबारा पेट्रो डॉलर के अंदर लेकर आएगा अमेरिका और उस सप्लाई को मेंटेन करेगा और कंट्रोल करेगा। तो यही तो डोमिनेंस है। सो प्रिजर्व द पेट्रो डॉलर सिस्टम दैट अंडरपिन्स यूएस फाइनेंशियल पावर। सारी जो अमेरिका की फाइनेंशियल पावर है वो पेट्रो डॉलर सिस्टम के ऊपर खड़ी हुई है। देखिए, तो ये बुनियादी बात है कि जो अमेरिकन एम्पायर है वो इस हद तक अब डिक्लाइन में जा चुका है कि वो किसी भी हद तक जाने के लिए तैयार है। यानी ये देखें, क्या अमेरिका को नहीं पता कि उसने वेनेजुएला में क्या किया है? वो एक सदर को उठाकर लेकर गए उसकी वाइफ के साथ, इलेक्टेड। उनको नहीं पता कि इसके रेपरकशंस क्या हैं, वो क्या कर रहे हैं, वो कैसे अपने ऑर्डर को तोड़ रहे हैं। लेकिन बात यह है कि ये उनका इतराफ है ये हमला करके कि उनका एम्पायर बिल्कुल डिक्लाइन में जा चुका है और क्लोज टू कोलैप्स है। तो इसको वो बचाने के लिए मजीद जंगे छेड़कर, रियल वेल्थ लेकर और दुनिया को रिस्ट्रक्चर करना चाह रहे हैं पावर के जरिए, मिलिट्री पावर के जरिए। यानी सबको सब्जुगेट करना चाह रहे हैं, उनकी वसाइल लूटना चाह रहे हैं ताकि अपने एम्पायर को बचा जा सके। तो एक तरह से यह हमला दो चीजों को साबित कर रहा है। एक ये कि अमेरिकन एम्पायर वाकईतन अपने डिक्लाइन को मान रहा है, जिसको बचाने के लिए वो इस हद तक जाने के लिए तैयार है। और दूसरा, ईरान पर हमला कंफर्म है। इस हमले ने बता दिया कि अमेरिका किसी भी हद तक जाएगा। तो ये चीजें हो गई। सो वेनेजुएला की जो आउटकम है, ये सबके ऊपर इसका असर होगा। ईरान पर कैसे होगा मैंने आपको बता दिया। तो ये इसकी जो आउटकम है वो सिर्फ एक रीजनल इशू नहीं है, ये ग्लोबल इशू है। चाइना के घेरा तक, चाइना की तरफ ऑयल नहीं जाएगा। तो इट वुड बिकम अ स्ट्रेटेजिक प्रेसिडेंट कि कैसे ग्लोबल बैलेंस ऑफ पावर को रीस्ट्रक्चर जो है वो किया जा सकता है। अब दूसरा सिनेरियो, एक सिनेरियो ये है अमेरिका कामयाब हो गया, उसने कंट्रोल कर लिया, रिजीम चेंज हो गई, ईरान मुश्किल में आ गया, चाइना मुश्किल में आ गया, बाकी मुल्क मुश्किल में आ गए, अमेरिका की ताकत में इजाफा हुआ। एक दूसरा सिनेरियो है और वो ये है कि अगर अमेरिका रिजीम चेंज नहीं कर पाता, क्योंकि इस वक्त रिजीम चेंज नहीं हुआ है, वो अभी आगे डिस्कस करते हैं क्या मामलात हैं। अभी रिजीम चेंज नहीं हुआ है वेनेजुएला के अंदर, बावजूद इसके कि अमेरिका इस हद तक भी चला गया कि उसने बराह रास्त अटैक कर दिया, फिर भी, और उनके सदर को उठाकर लेकर गया, रिजीम चेंज अभी भी नहीं हुआ। तो अगर वेनेजुएला रेजिस्टेंस शुरू कर देता है तो फिर क्या होगा? तो फिर यानी ये है कि आउटकम जो है वो ड्रामेटिकली तब्दील हो जाएगी, सारा खेल ही बिगड़ जाएगा, सारी आउटकम ही बदल जाएगी। कैसे? क्राइसिस जो है वो लंबा हो जाएगा, पॉलिटिकल जो कैपिटल है वो ड्रेन होगा और मिलिट्री जो है वो स्ट्रेच हो जाएगी, मिलिट्री स्ट्रेच हो जाएगी, इकोनॉमिक रिसोर्सेज बहुत ज्यादा ज़ाहिर है उस पर होंगे, जाया होंगे, और अमेरिका की जो कैपेसिटी है टू प्रोजेक्ट पावर एल्सवेयर, स्पेशली इन मिडिल ईस्ट, वो कमजोर होगी। यानी जब अमेरिका के सारे रिसोर्सेज, सारी मिलिट्री, सारे एसेट्स वहां पर डिप्लॉय हैं, तो वहां से फारिग होंगे तो मिडिल ईस्ट लेकर आएंगे। लेकिन अगर वो वहीं पर बिजी हैं, उनकी अटेंशन, उनके रिसोर्सेज, उनके सारे एसेट्स, तो फिर प्राइमरी टेक्नोलॉजी तो वहां पर लगी हुई है। तो इसका मतलब अगर वो ईरान पर हमला करने के लिए आते हैं तो तवज्जो भी उधर है, रिसोर्सेज भी उधर है, प्राइमरी टेक्नोलॉजी भी उधर है, तो अपनी पावर को वो किसी और रीजन में जाकर प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं। ईरान पर हमला फिर उल्टा नतीजा लेकर आएगा और हो नहीं सकता। और इसके साथ क्या होगा कि इजरायली जो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग है वो कॉम्प्लिकेट हो जाएगी, क्योंकि इजराइल की सारी जो पावर है वो अमेरिका पर डिपेंड करती है। सो व्हाट हैपेंस इन वेनेजुएला, ये सिर्फ लैटिन अमेरिका तक इसके असरात नहीं रहेंगे। ये एनर्जी कंट्रोल, जो फ्यूचर ऑफ द एनर्जी कंट्रोल है उसको तय करेगा, जो ग्लोबल ऑर्डर को तय करेगा, डॉलर का मुस्तकबिल है उसको तय करेगा, अमेरिकन पावर को। और ये जियोपॉलिटिकल जो लड़ाई है ये वहां से निकलकर पूरी दुनिया में जाएगी। तो ये यानी बुनियादी बात है। इसलिए ईरान ने पूरी तरह स्टैंड वेनेजुएला के साथ पहले भी लिया हुआ था, अभी उन्होंने कंडेम किया है, पूरी तरह से वेनेजुएला के साथ खड़े हैं। इसलिए रशिया साथ खड़ा है, इसलिए चाइना साथ खड़ा है, क्योंकि ये चाइना के खिलाफ है, रशिया के खिलाफ है, लेकिन सबसे पहले ये ईरान के खिलाफ है। कैसे अजीब बात है, लड़ाई वहां पर हो रही है, ताल्लुक ईरान से है, समझ रहे? तो आउटकम ऑफ द वेनेजुएला ये, अब देखें, अमेरिका ने इस हमले से मान लिया है कि वो ऑर्डर फारिग हो गया है, उन्होंने अपने हाथ से तोड़कर फेंक दिया। अब वो अपना नया ऑर्डर रीअसर्ट करना चाहते हैं। इसमें वो कामयाब होंगे नहीं होंगे ये एक अलग डिबेट है, लेकिन उन्होंने मान लिया कि ये
टूट गया है। तो अब कोई भी रूल काम करने वाला नहीं है। ईरान को तेजी के साथ जब न्यूक्लियर की तरफ जाना होगा। तो इजरायली ऑफिशियल धमका रहे हैं, कहते हैं अभी जो उनकी स्टेटमेंट आ रही है, ईरानियन रजीम को सबक सीखना चाहिए जो कुछ वेनेजुएला में हुआ। उनके बयान आना शुरू हो गए हैं। माइक पोम्पियो जो इनका बहुत बड़ा जार इजरायली लॉबी का और फॉर्मर सीआईए डायरेक्टर है, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट भी ये रहा है। तो माइक पोम्पियो जो है इसने कहा कि ईरानियन रजीम बड़ी ट्रबल के अंदर है। तो इसके टाइम जब वो गिना जा चुका है और कहता है हैप्पी न्यू ईयर टू द इरानियंस इन द स्ट्रीट। धमकियां आ रही है। व्हाट्स हैपनिंग इन वेनेजुएला इज अ ड्राई रन फॉर व्हाट द यूएस एंड इजराइल आर प्लानिंग। यानी ये डेमो है ईरान के लिए जो कुछ वेनेजुएला में हो रहा है। अगर वो एक हेड ऑफ द स्टेट को किडनैप कर सकते हैं तो फिर एवरीथिंग इज ऑन द टेबल, फिर कुछ भी हो सकता है। और जाहिर है उन्होंने आयतुल्लाह खामनाई को जो है वो ये धमकाया था असैसिनेशन का और ईरान के फॉरेन मिनिस्टर को असैसिनेट करने की जो कोशिश की थी। तो अब वो एक हेड ऑफ द गवर्नमेंट को उठाकर ले गए हैं, तो इसका मतलब कुछ भी हो सकता है। सो वेनेजुएला ने ये साबित किया है कि यू कैन नॉट सिट एंड वेट, सिर्फ इंतजार नहीं कर सकते। बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस, हमला कर देना ये भी डिफेंस है। तो जाहिर ईरान इस बारे में सोच रहा है, ईरान हमले में पहल भी कर सकता है बजाय इसके कि बैठे रहो। आप मुझे बताइए, इस मौके पर जब हमला ईरान पर होना है ये तय है, तो इंतजार करना कि वहां से अमेरिका फारिग होकर फिर आए, तो बेस्ट डिफेंस इज ऑफेंस। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये आर्ग्यू करते हैं कि जब हिजबुल्लाह 2024 में फुल स्केल जंग इजराइल के साथ लड़ रही थी, उस वक्त ईरान को इंटरवीन करना चाहिए था। ठीक है, ये डिबेट है जो जाहिर है हतमी तौर पर नहीं कहा जा सकता। उस वक्त ईरान के बहुत सारे और चैलेंजेस थे, मसाइल थे, चीजें थी। फिर कुछ लोग ये भी आर्ग्यू करते हैं कि जब ईरान की 12 दिन की जंग हुई उसमें हिजबुल्लाह को इंटरवीन कर देना चाहिए था, पूरी ताकत के साथ इजराइल पर हमला कर देते। और एक अमेरिकन एनालिस्ट ने यह भी कहा कि ईरान को सीजफायर नहीं करना चाहिए था क्योंकि ईरान का अपर हैंड हो गया था। तो बजाय इसके कि इजराइल को टाइम देना कि वो अपने एयर डिफेंस को रीस्ट्रक्चर करे, दोबारा से पावर हासिल करे और फिर हमले के लिए आए, जो कि उसने आना है, तो जब आपका अपर हैंड हो गया है तो फिर आप हमला जारी रखें। लेकिन उसमें भी मसला यह है कि फिर इजराइल जब वो ईरान पर न्यूक्लियर इस्तेमाल करता, जो कि ईरान जाहिर अफोर्ड नहीं कर सकता। तो आप देखें कि हमला आप पर होना है तो आप इंतजार करते रहेंगे कि अमेरिका वहां से फारिग होकर आपके पास पहुंचे, क्योंकि हमला तो होना है। तो जो मैंने पहले भी आपको मिसाल दी थी कि मिस्र के जो सदर हैं वो अपने कमांडर्स के साथ बैठे हैं और ये डिस्कस कर रहे हैं कि जब इजराइल हमारे पर हमला करेगा तो हम कैसे जवाब देंगे। तो एक जनरल ने कहा कि जनाब सदर, अगर इजराइल हमारे पर हमला करेगा तो हम जवाब देने के काबिल नहीं रहेंगे। और उसके बाद जब वो मिस्र के सदर ने इजराइल पर हमले में पहल कर दी थी, सिर्फ इस एक बात के ऊपर। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने कहा है आर्म्ड फोर्सेस आर ऑन स्टैंड बाय, हमारी फौजें जो इस वक्त स्टैंड बाय के ऊपर हैं। आवर माइटी आर्म्ड फोर्सेस, ताकतवर माइटी आर्म्ड फोर्सेस आर ऑन हाई अलर्ट और वी नो एग्जैक्टली वेयर टू डायरेक्ट देयर एरोस इन द इवेंट ऑफ वायलेशन ऑफ इरानियन सोवरेनिटी। और हमें पता है कि उनकी बंदूकों का रुख किस तरफ करना है। हमारी फोर्सेस हाई अलर्ट के ऊपर है। ईरान के सुप्रीम लीडर की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा ईरान विल नॉट सरेंडर टू द एनिमी, हम सरेंडर जो है वो नहीं करेंगे। हिजबुल्लाह की स्टेटमेंट आई है, उन्होंने कहा है कि अमेरिका जो अपनी मैडनेस की इंतहा को पहुंच चुका है, खासकर मौजूदा सदर की क़यादत के अंदर अपनी मैडनेस की इंतहा को पहुंच चुका है और कैसे अपनी एग्रेसिव पॉलिसीज को जारी रखे हुए दुनिया की नेशंस को सबजुगेट करने के लिए। देखिए ये मामूली लम्हा नहीं है, मतलब दुनिया की कौमें कैसे मतलब सबजुगेट की जा रही पूरी एक एग्रेशन के साथ, पूरी बदमाशी के साथ, और कोई दुनिया में कोई पूछने वाला नहीं है, दुनिया की कोई ताकत नहीं है जो रोक सके। कितना मुश्किल टाइम है दुनिया के लिए, इसलिए ये पुश करेगा ईरान को और बाकी मुल्कों को कि वो न्यूक्लियर की तरफ जाएं। आज अगर अमेरिका नॉर्थ कोरिया की तरफ आंख उठाकर नहीं देखता तो वजह क्या है? वजह उनका न्यूक्लियर है। ठीक है, तो ईरान को इसकी तरफ जाना है और बहुत सारे मुल्कों को जाना पड़ेगा। तो हिजबुल्लाह ने कहा कि वो दुनिया की दौलत और वसाइल लूट रहे हैं एंड लीडिंग द वॉर प्रोजेक्ट्स, ऑल्टरिंग द मैप्स ऑफ द कंट्रीज, और दुनिया के नक्शे बदल रहे हैं, मुल्कों को डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, उनको तोड़ रहे हैं और मैप्स ऑफ द कंट्री जब वो बदले जा रहे हैं। अब वेनेजुएला में सूरत हाल क्या है? मैंने आपको बता दिया कि आउटकम फैसला करेगी बहुत सारे मुल्कों के मुस्तकबिल का। ईरान का मुस्तकबिल का फैसला भी जुड़ गया है। जाहिर है कि ईरान की जो मिसाइल पावर है वो एक टक्कर देगी अमेरिका को, यहां पर बहुत लॉस होगा, लेकिन आखिर आउटकम बरह रास्त मैटर करेगी ना। ठीक है ना, अगर अमेरिका वहां पर ड्रैग हो गया तो ईरान का अपर हैंड हो जाएगा, नहीं तो जाहिर ईरान ने लड़ना तो है, वो लड़ेगा, लेकिन एडवांटेज अमेरिका के पास हो सकता है। ऑयल सप्लाई, ये वो सारा मैंने आपको बयान कर दिया। तो वेनेजुएला में रजीम मौजूद है। कैसे जी बात? वेनेजुएला का सदर वो ले गए हैं
रिजीम फिर भी मौजूद है। तो वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट आगे आए हैं, उन्होंने कहा है कि पुलिस और आर्म्ड फोर्सेस रेडी हैं फॉर एनी डेवलपमेंट्स। और वेनेजुएला के वाइस प्रेसिडेंट ने बताया है कि बहुत सारे सोल्जर्स और सिविलियंस मारे गए हैं अमेरिकी हमले के अंदर। तो इस वक्त मिनिस्टर ऑफ डिफेंस मौजूद हैं, वाइस प्रेसिडेंट मौजूद हैं जो लीड कर रहे हैं, और अमेरिका इस बात का इंतजार कर रहा है कि कोई इंटरनल कोलैप्स हो जाए, अंदर से कोई गद्दार अमेरिका के साथ मिल जाए और पावर कंट्रोल कर लें। तो लॉन्ग टर्म मिलिट्री एक्शन मार्को रूबियो ने कहा है कि ये नहीं होगा। खुद अमेरिका इस बात से खौफजदा है कि वो लॉन्ग टर्म मिलिट्री एक्शन की तरफ नहीं जाना चाहते। यही वो चीज है जहां से खेल ने बिगड़ना है। अगर वेनेजुएला डट गया और वेनेजुएला ने रजिस्टर शुरू कर दी, यहीं पर यह समझ लें कि इस एम्पायर का जो बिल्कुल डैमेज है वो इस जंग से होगा। मतलब ये अपने डिक्लाइन को बिल्कुल वो आखिरी सतह के ऊपर ले जाएंगे ये जंग। तो ये फैसला वगरना अमेरिका को काफी ज्यादा जब ताकत हासिल होगी, तो वो अमेरिका ये चाह रहा है कि कोई अंदर से बगावत हो जाए, कोई गद्दार निकल कर आ जाए, कुछ अंदर से हो जाए, ठीक है ना, इसके आउटकम के ऊपर, या ये सरेंडर कर जाएं। अब वो इनको असैसिनेट करने की कोशिश करेंगे, वाइस प्रेसिडेंट को, डिफेंस मिनिस्टर को, जो बात करेगा लड़ने की। तो अगले 48 घंटे से फैसला करेंगे। ऑयल टैंकर्स के ऊपर अटैक हुआ है, एक ऑयल टैंकर के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, बाकी ऑयल टैंकर जो है वो उन्होंने अपने रास्ते बदल लिए हैं, कुछ जो वो नाइजीरिया की तरफ जा रहे हैं। रशिया ने सिक्योरिटी काउंसिल की मीटिंग हंगामी तौर पर बुला ली है। वेनेजुएला इंतजार कर रहा होगा कि रशिया क्या स्टांस लेता है। यूरोपीय यूनियन ने भी कहा है कि हम मॉनिटर कर रहे हैं इवेंट्स को, सारी दुनिया मॉनिटर कर रही है। अमेरिका के अंदर शदीद तनकीद हो रही है, बहुत सारे कांग्रेसमैन जो वो सामने आ रहे हैं, ज़ाहिर बाकी पब्लिक और ये तो है ही है, लेकिन बहुत सारे कांग्रेसमैन आ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि हम इसको अपोज करते हैं, और वादा ये था कि हम पैसे इधर लगाएंगे, फिर जंगों की तरफ जा रहे हैं। कोलंबिया के सदर ने कहा है कि हम रिजेक्ट करते हैं इस एग्रेशन को, और ये पूरे लैटिन अमेरिका के ऊपर हमला किया गया है, और सिक्योरिटी काउंसिल का हंगामी सेशन जब वो बुलाया जाए। बहरहाल जनाब अली, इस वक्त की ये सूरत हाल है। क्या वेनेजुएला लड़ पाएगा? और अगर देखिए लड़ सकते हैं, एक लंबी जंग में लड़ सकते हैं, वो वियतनाम जैसा डैमेज कर सकते हैं, लेकिन लड़ेगा, लीडरशिप चाहिए ना, तो लीडरशिप को वो साफ करने की कोशिश कर रहे हैं, लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश कर रहे हैं। मजीद असैसिनेशन जब वो हो सकती है, और ये भी पुश किया जाएगा इन लीडरशिप को कि आप सरेंडर कर दें, आप प्रेसिडेंट मडोरो चला गया तो आप अमेरिका के साथ जब वो डील करें और मामलात को चलाएं, आपका मुल्क बच जाएगा, मजीद बमबारी नहीं होगी। तो क्या है, अमेरिकन कंपनीज आ जाएंगी तो ऑयल अगर दे दें तो ये वो, ठीक है ना, इस तरह से बात की जाएगी। प्रेसिडेंट मडोरो चले गए, अब देखें मजीद बमबारी नहीं कर रहे, आपका मुल्क बच जाएगा। तो ज़ाहिर ये आसान फैसला नहीं होता। मतलब कौन चाहता है कि उसका मुल्क जब डिस्ट्रॉय हो जाए, कौन चाहता है कि उसका मुल्क जब लंबी जंग में ड्रैग हो जाए, लेकिन अपने मुल्क को बेचा भी तो नहीं जा सकता। और जो बेचेगा ज़ाहिर फिर पब्लिक सेंटिमेंट भी तो है। अब तो सबको पता है कि भाई जो भी गवर्नमेंट आएगी वो अमेरिका इत्तेहादी होगी, तो बहुत सारे नए ग्रुप्स अंदर ही खड़े हो जाएंगे। देखें, अंदर ही ग्रुप्स खड़े हो जाएंगे ना कि आप मुल्क बेच रहे हैं। तो ये अमेरिका ने जो यहाँ पर एक कटा खोल दिया है, अब ये पंडोरा बॉक्स कैसे बंद होगा, ये बहरहाल अब कुछ भी कहना मुश्किल है। और ये कोई इतना विजडम वाला काम नहीं किया है, ये मजबूरी है। मतलब अमेरिका का एम्पायर इतने डिक्लाइन में जा चुका है कि उनको इतना भोंडा इकदाम भी करना पड़ा है, अपने बॉर्डर के ऊपर एक जंग छेड़ दी। ये भोंडा इकदाम है, ये कोई विजडम वाला इकदाम नहीं है, ठीक है ना। लेकिन अब उनका एम्पायर डिक्लाइन में है, तो हर डिक्लाइनिंग एम्पायर जो है वो जंगे छेड़कर उसको रीअसर्ट करने की कोशिश करता है, मिलिट्री पावर इस्तेमाल करता है, जो कि इस वक्त अमेरिका करने की कोशिश कर रहा है। दुनिया की नजरें वेनेजुएला पर है, ईरान की नजरें इस वक्त वेनेजुएला पर है कि उसकी आउटकम क्या आएगी। ये ताजा तरीन सूरत हाल जो आपके साथ शेयर किया, आपने राज लगा कर इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।